596 पर। The accounting staff of Franklin Optical has assembled the following information for the year ended December 31st 2001। फ्रैंकलिन ऑप्टिकल एक कंपनी है, उसके स्टाफ ने जो है ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है दिसंबर 31st 2001 की। कैश सेल, क्रेडिट सेल, डिफरेंट चीज़ें, इनको बाद में देखते हैं। इंस्ट्रक्शन करना क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन द फॉर्मेट इलस्ट्रेटेड ऑन पेज 555। ये जो भी हमने फॉर्मेट देखा, ये पेज नंबर 555 पे कैश फ्लो का फॉर्मेट था। इसी फॉर्मेट में आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। साथ बताया प्लेस ब्रैकेट्स अराउंड अमाउंट रिप्रेजेंटिंग आउटफ्लो। जब भी कैश आउटफ्लो है उसको ब्रैकेट में लिखिए, ये भी हमने डिस्कस किया। यूज़ द डायरेक्ट मेथड ऑफ रिपोर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डायरेक्ट मेथड यूज़ करना, ये जितने भी कैश फ्लो हम इस चैप्टर में बना रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। एक इनडायरेक्ट मेथड भी होता है जो नेट इनकम से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, वो हम हमारे कोर्स में नहीं है, वो हम नहीं करेंगे। मैनी ऑफ आइटम्स अबव विल बी लिस्टेड इन योर स्टेटमेंट विदाउट चेंज। बहुत से आइटम्स ऐसे होंगे जिनको एज इट इज़ लिखना है। हाउएवर यू विल हैव टू कंबाइन सर्टन गिवन इन्फॉर्मेशन टू कंप्यूट द अमाउंट्स। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको आपने कंबाइन करना होगा और कुछ कैलकुलेशन करनी होगी। वो 3 तरीके की इन्होंने बताई है। पहला है कि कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्टमर से जितना कुछ रिसीव हो रहा है उसको एक हेडिंग में डाल दें जिसका नाम दें आप कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। उसके बाद कैश पेड टू सप्लायर्स और एम्प्लॉयज़, जितनी भी पेमेंट आपने एक्सपेंसेस के लिए किए सप्लायर्स को और एम्प्लॉयज़ को, उसको एक टोटल करके एक अलग हेडिंग में डाल दें। और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट, प्लांट एसेट को सेल करने से जो भी फ़ायदा या नुकसान आपको कलेक्शन हुई है उसकी अलग कैलकुलेशन करके एक अलग हेडिंग में डाल दें। फिर इन तीनों हेडिंग्स को अपनी कैश फ्लो का हिस्सा बना दें। हिंट, नॉट एवरी आइटम लिस्टेड अबव इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। यानी इस क्वेश्चन में जो सारे आइटम दिए ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे कैश फ्लो में काम आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो हमने बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उससे पहले हमने ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से क्या क्या रिसीव हुए हमने सबसे पहले वो लिखना है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है कैश सेल्स, जब सेल होती है तो पैसा मिलता है। किसको सेल होती है? कस्टमर को। तो कस्टमर से पैसा मिलता है तो कैश सेल्स जो है वो हम इस हेडिंग में डालेंगे, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। ये हमने लिखा कैश सेल की अमाउंट, ठीक है। दूसरा क्रेडिट सेल, क्रेडिट का मतलब उधार पे सेल। क्रेडिट का ताल्लुक कैश फ्लो स्टेटमेंट से नहीं है, इसको बिल्कुल ही काट देंगे, ये बिल्कुल नहीं आएगा स्टेटमेंट में कहीं भी। तीसरा कलेक्शंस ऑन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट किए। अकाउंट रिसीवेबल क्यों हम कलेक्ट करेंगे? जब हमने ऑब्वियसली कोई चीज़ बेची है कस्टमर को तो पैसे जो हैं वो मिलने वाले हैं, वो अकाउंट रिसीवेबल है, वो अब कलेक्ट हो गए। तो ये भी किस में आएगा? इसी हेडिंग में आएगा, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर से। कस्टमर से अकाउंट रिसीवेबल मिले हैं 25 लाख रुपए, ये भी हमने इसी में डाल दिया। तो ये सॉरी यहाँ पे अमाउंट मिस्टेक है, तो ये टोटल कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स आ जाएगी। ये है 8 लाख, इसको टोटल कर लें, 8 लाख और नहीं 25 लाख तो क्रेडिट है, सॉरी 2,20,000 है, ठीक है बिल्कुल सही है। ये 22 लाख टोटल 22 लाख और 8 लाख इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 लाख कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स है, ये कैलकुलेट किया। दूसरा हमने कैलकुलेट करना था कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स को कितना कैश दिया और एम्प्लॉयज़ को कितना दिया है। सप्लायर्स अब आगे हम देखते हैं। चौथी चीज़ लिखी है कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम मनी मार्केट फंड टू जनरल बैंक अकाउंट। अच्छा, कैश मनी मार्केट फंड से कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। ये जो मनी मार्केट फंड्स होते हैं ये क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कैश और कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। कैश के बराबर ही, जो हमने पढ़ा है पीछे कि ये कैश के बराबर ही होते हैं, इतनी ही लिक्विड होती है तो इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डाला जाता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो सिर्फ ये है कि कैश को एक फॉर्म से हटा के दूसरे फॉर्म में डाल दिया, कैश को फंड की सूरत से निकाल के उसको बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो वो पहले भी कैश था, वो अब भी कैश की हेडिंग में, कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, इसलिए ये जो 2,50,000 की अमाउंट है ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं आएगी। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, अगर आप बुक आपके साथ है इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप बुक अपने पास रख लें। तो बुक में आप सामने इसके लिख दें छोटा छोटा कि कौन सा जो अमाउंट है वो किस पोर्शन कैश फ्लो के किस हेडिंग का हिस्सा है। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड जब हम रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू। और रेवेन्यू आता है कौन से सेक्शन में? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसके आगे आप लिख ले ओपी, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आएगा। परचेजेज ऑल ऑन अकाउंट, परचेजिंग की किस पे? अकाउंट पे, क्रेडिट पे। तो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन कैश फ्लो में नहीं आती, इसको बिल्कुल काट दें, ये इसमें कहीं नहीं आएगी। पेमेंट ऑन अकाउंट पेबल टू मर्चेंडाइज सप्लायर्स, जो सप्लायर्स है उसको जो अकाउंट पेबल की हमने पेमेंट की है, सप्लायर्स ने हमें प्रोवाइड किया था क्या? रॉ मटेरियल, तो हमने उसको अकाउंट पेबल की पेमेंट कर दी है।
तो ये किस उसमें आता है, कौन से उसमें, ये अभी हमें नंबर 2 में कैलकुलेट करने को कहा था कि कैश जो सप्लायर्स को पे किया है वो और जो एम्प्लॉयज़ को दिए वो कैलकुलेट करें, टोटल करें। तो हमने लिखना है पेमेंट ऑन अकाउंट पेबल टू सप्लायर्स 15 लाख रुपए, ये हम इसमें डालेंगे। ठीक है, अब हमने निकालना है जो एम्प्लॉयज़ को पेमेंट किए वो। इंटरेस्ट कैश पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी आती है, तो ये दोनों हमने ऐड करना है, 15 लाख और 10,50,000, ये दोनों हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास आएगा कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़, जिसकी अमाउंट आती है हमारे पास $25,50,000। ये दूसरा हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमें बताए इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट जो पे किया, इंटरेस्ट जब पे करते हैं एज एक्सपेंस तो ये किस में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसके सामने ऑपरेटिंग लिख लें। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स भी एक्सपेंस से पे करते हैं, ऑपरेटिंग में आता है, ऑपरेटिंग में इसको डालेंगे। लोन मेड टू बोरोवर, लोन कर रहे हैं हम, दे रहे हैं लोन, तो ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के आगे इन्वेस्टिंग लिख लें। कलेक्शन ऑन लोन्स एक्सक्लूडिंग रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट, लोन कलेक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट छोड़ के, सिर्फ लोन कलेक्ट कर रहे हैं, ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा। कैश पेड टू एक्वायर प्लांट एसेट, प्लांट एसेट को खरीदने के लिए कैश दे रहे हैं, ये भी इन्वेस्टिंग में है। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एसेट सोल्ड, प्लांट एसेट जो बेच दिए उनकी ये बुक वैल्यू है। और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट ये है। नंबर 3 हमें कहा था आप कैलकुलेट करें प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट, यानी प्लांट एसेट की सेल से कितनी कलेक्शन हुई है। तो सेल से रिलेटेड प्लांट एसेट की ये दो बातें लिखी, एक है कि उनकी बुक वैल्यू, दूसरा है उसके ऊपर लॉस। तो बुक वैल्यू में से जब हम उसके सेल का लॉस माइनस कर देंगे तो टोटल हमें पता चल जाएगा कि प्लांट एसेट की सेल से कितनी कलेक्शन हुई। बुक वैल्यू थी 6,60,000 और लॉस है उसके ऊपर $80,000, माइनस कर देंगे तो 5,80,000 प्रोसीड्स होगा फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट्स। नंबर 3 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फिर प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग बॉन्ड पेबल, बॉन्ड पेबल इशू करके जो कलेक्शन हुई है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसको फाइनेंसिंग में डालेंगे। फिर डिविडेंड पेड, ये भी फाइनेंसिंग है, इसको फाइनेंसिंग में डालेंगे। आगे बैलेंस दिए जनवरी 1 और दिसंबर 31 का, इसको हम बाद में देखेंगे। अब हमने कैश फ्लो बनाने के लिए 3 चीज़ें इन्होंने कही थी वो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैश फ्लो बनाएंगे। इन सब के आगे हमने लिख दिया कौन सा किस एक्टिविटी में आएगा, ये तीनों जो भी कैलकुलेट किए ये कहाँ आएंगे। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स किस में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रेवेन्यू है। कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज, एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट किए, ये भी ऑपरेटिंग में आएगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट, प्लांट एसेट की सेल से जो कलेक्शन हुई है प्लांट एसेट से रिलेटेड हम इन्वेस्टिंग में करते हैं तो ये इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, इसके आगे लिख ले इन्वेस्टिंग, इन दोनों के आगे ऑपरेटिंग। अब जब हमने सबके आगे लिख लिया कि कौन सा किस में आ रहा है तो अब हमने कैश फ्लो बनाना आसान है। हम कैश फ्लो के लिए हेडिंग लिखेंगे कंपनी का नाम फ्रैंकलिन ऑप्टिकल, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2001। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सेक्शन। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लिखा था कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स इसमें आएगा, तो हमने लिख दिया ये 30 लाख जो है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, रिसीव कर रहे हैं, ऐसे ही आ गया। उसके नीचे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये कहाँ है, ये हमने यहाँ से लिखा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इसको हमने लिखा था ऑपरेटिंग में आता है $1,00,000, इसको हमने इसमें प्लस कर लिया। ठीक है, टोटल जो कलेक्ट ऑपरेटिंग में, अब आप क्वेश्चन में देख लें ऑपरेटिंग में और कुछ आ रहा है, ये वाली चीज़ आ रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमने टोटल लिख लिया कि कैश जो रिसीव हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो कितना है, वो इतना है। वो कैसे आया, 30 लाख में 1 लाख प्लस किया तो 31 लाख आ गया, आउटर कॉलम में लिखा। अब हमने लिखना है कि कैश पे कितना किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो नंबर 2 जो ये कैलकुलेशन हमने की है, कैश पे टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ 25,50,000। इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि हमने कहा था आउटफ्लो को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ये हमने लिखा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ हमने ऑपरेटिंग में क्या क्या चीज़ें लिखी थी, हमने कहा था इंटरेस्ट और इनकम टैक्स, ये दोनों ऑपरेटिंग में आते हैं। अब ये हम पे कर रहे हैं, कैश आउटफ्लो है, तो इन दोनों को ब्रैकेट में लिखना है। हमने 1,80,000 और 95 को ब्रैकेट में, 1,80,000 और 95 ब्रैकेट में लिखा, और कोई ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है। इन तीनों को हमने टोटल कर लिया, तो कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो टोटल किस तरीके से आएगा, इन तीनों का टोटल कर लिया, ये आ गया। अब हमने क्या निकालना है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कितना रिसीव हुआ और कितना पे किया उनका टोटल, यानी कि 31 लाख माइनस 28,25,000, तो 2,75,000 जो है वो प्लस में कैश फ्लो आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ये शो कर रहा है कि कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उससे कंपनी के पास कैश प्लस में आ रहा है, कंपनी उससे अच्छा सा कैश अपने लिए जनरेट कर रही है, $2,75,000 का। दूसरा सेक्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो ये स्टेटमेंट आप तभी बना सकेंगे जब आपको सारे एक्टिविटीज़ जो हमने पढ़ी हैं उनमें किस में कौन सा एलिमेंट आते हैं वो सही से याद हो, और बाकी प्लस माइनस है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने इन्वेस्टिंग में क्या क्या लिखा था। हमने इन्वेस्टिंग में लिखा था लोन्स दिए थे, लोन कलेक्ट किए थे, प्लांट एसेट्स के लिए कैश जो पे किया था ये आया था,
और यहाँ पे ये नंबर 3 जो था ये हमने लिखा था। इसके अलावा बस ये चीज़ें थी, तो ये हमने इन्वेस्टिंग में डालनी है। लोन जो दिए थे, बोरोवर्स को लोन दिए हैं, आउटफ्लो है ब्रैकेट में, लोन कलेक्ट किए हैं प्लस में, प्लांट एसेट खरीदने के लिए जो लोन जो कैश दिया था माइनस में आउटफ्लो है, और ये जो नंबर 3 प्रोसीड्स कलेक्ट किए थे सेल की वजह से पैसे मिले थे तो ये प्लस में आ गया। इन सब का टोटल किया तो हमारे पास नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो कैश आया है वो इतना है, ये माइनस में जा रहा है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे कैश कंपनी के पास जनरेट नहीं हो रहा, बल्कि कैश इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है। 27,60,000 का आउटफ्लो है, माइनस में अमाउंट है। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब जो कुछ बच गया था जो हमने यहाँ पे लिखा था फाइनेंसिंग में, वो हम फाइनेंसिंग में डाल देंगे। सबसे पहले हमने क्या इसमें डाला, प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग बॉन्ड पेबल, बॉन्ड पेबल को इशू करने से ये अमाउंट प्रोसीड कलेक्ट हुई थी प्लस में है। डिविडेंड पे किए थे इतने थे, टोटल ये दो ही हैं, तो 25 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो 23,80,000 जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश है ये है। अब हमने क्या करना है, आउटर कॉलम का टोटल निकालना है, यानी 2,75,000 ऑपरेटिंग का टोटल माइनस 27,60,000 इन्वेस्टिंग का प्लस 23,80,000 फाइनेंसिंग का, तो टोटल जो है 1,05,000 नेगेटिव में अमाउंट आई। तो ये है नेट कैश डिक्रीज, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इस स्टेटमेंट से यानी इस कंपनी के पास जो ओवरऑल इस साल के आखिर में कैश आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, कितना, 1,05,000 से, यानी कंपनी का कैश जो है पूरे साल में वो डिक्रीज हुआ है 1,05,000 से। अब बाकी इसके बकाया जो लाइन है वो क्या है कि बिगनिंग और एंडिंग का कैश, बिगनिंग शुरू में कैश कितना दिया था हमें, जनवरी 1 को दिया है 446,000, ये इसमें हम ऐड कर लेंगे 446,000, तो एंडिंग कैश कितना आ जाएगा 341,000, ये हमें मालूम करना था। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन में, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगनिंग दिए हुए थे इतने थे, एंडिंग जो है वो इतने आ रहे हैं 341,000, यानी 446,000 और ये 105,000 ऐड होते, लेकिन क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस कर देंगे, तो 341,000 साल के आखिर में जो कैश मौजूद है वो $3,41,000 का मौजूद है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ने हमें ये बताया कि ओवरऑल इस साल के दौरान कितना कैश आया, किन किन एक्टिविटीज़ से आया और किन किन एक्टिविटीज़ में कैश गया है, तो टोटल साल के आखिर में कितना कैश मौजूद है। अब कुछ कैलकुलेशंस, जैसे इस क्वेश्चन में था कि सब कुछ हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, सिर्फ हमने उसको लिखना था कि कौन सा ऑपरेटिंग में जा रहा है, कौन सा इन्वेस्टिंग में और कौन सा फाइनेंसिंग में। हमेशा ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली जो बिजनेसेस होते हैं उनको ये सब कुछ कैलकुलेट करना होता है, यानी कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स ये कैलकुलेट करना होगा, जिस जिस जगहों से कैश रिसीव हुआ है कस्टमर से वो सारा टोटल करना होगा, इंटरेस्ट जहाँ जहाँ से रिसीव हुआ है, डिविडेंड जहाँ से रिसीव हुआ वो टोटल करना होगा, जितना पे किया इंटरेस्ट, जितना इनकम टैक्स पे किया वो टोटल खुद करना होता है। तो उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं, बहुत ही गौर से फार्मूला आपने देखना है, इसका रट्टा नहीं लगाना, इसको समझना है, समझ के ये फार्मूला खुद लिखा जाता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स का फार्मूला हमने लिखना है, यानी कस्टमर से जो कैश रिसीव हुआ, तो पहले ये सोचना है कि कस्टमर से कैश हमें क्यों रिसीव होगा, हमने ऑब्वियसली कुछ सेल किया होगा, तो कस्टमर से जो कैश रिसीव हुआ है उसको देखने के लिए, उसको निकालने के लिए हमें सेल की अमाउंट पता होनी चाहिए कि हमने सेल कितनी की है, तो जो टोटल सेल्स है उसकी अमाउंट हमें चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा ये तो वो सेल्स हैं जो कि कस्टमर ने कैश की फॉर्म में, जो सेल हमने की उन्होंने पैसे हमें दे दिए, लेकिन हमेशा कैश की फॉर्म में तो पैसे नहीं मिलते सेल के कस्टमर से, कभी कभी कस्टमर्स अकाउंट पे पैसे ले लेते हैं, यानी वो कहते हैं बाद में दे देंगे, तो जो बाद में पैसे हमें उनसे मिलेंगे वो भी हमने इसमें डालने होते हैं, वो भी हम डालेंगे तो टोटल पता चलेगा कि कस्टमर से कितने पैसे मिले, कितने कैश में मिले थे, कितने बाद में मिल गए जो कि अकाउंट रिसीवेबल थे। तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी हो सकते हैं कंपनी के। अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होने का क्या मतलब है, इंक्रीज होने का मतलब ये है कि कंपनी जो है वो ज़्यादातर डीलिंग जो है वो क्रेडिट में कर रही है, वो कैश में कम और क्रेडिट में ज़्यादा कर रही है, और डिक्रीज होने का मतलब है कि कैश में ज़्यादा डीलिंग कर रही है, क्रेडिट में कम कर रही है। तो अकाउंट रिसीवेबल जब डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे उसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज के साथ साइन दिया हुआ है माइनस का प्लस का, ये साइन भी याद नहीं करना, इसको समझना है। ये साइन जो है डिपेंड करता है कि इस चीज़ का इसके ऊपर अफेक्ट क्या है, यानी डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल का कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर पे क्या अफेक्ट होगा, जो अफेक्ट होगा वही साइन लगेगा। कैसे, जब अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होने का मतलब ये है कि हम कैश ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं और क्रेडिट पे कम चीज़ें बेच रहे हैं, उधार पे चीज़ें कम बेच रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें कैश पे बेच रहे हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होने का मतलब है कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल कम बल्कि कैश रिसीव्ड ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसका अफेक्ट क्या है, इंक्रीजिंग अफेक्ट है, ज़्यादा का अफेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ प्लस का साइन लगेगा।
दूसरा, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होने का मतलब है कि कैश जो रिसीव्ड है वो कम है, लेकिन क्रेडिट पे डीलिंग ज़्यादा है। अकाउंट रिसीवेबल ज़्यादा बनते जा रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें उधार पे बेच रहे हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ने से कैश रिसीव्ड कम होता है, तो इसका इस पे इफेक्ट क्या है, डिक्रीजिंग इफेक्ट है, कम हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ माइनस का साइन लगेगा। तो अगर अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहे होंगे किसी कंपनी के, तो उसकी अमाउंट को हम कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर में नेट सेल की अमाउंट से माइनस कर देंगे। अगर ये डिक्रीज हो रहे होंगे तो हम उसको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की अमाउंट आ जाएगी। दूसरी कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ये कैसे पता चलेगा हमें कि कितना रेवेन्यू इंटरेस्ट के तौर पे हम कमा रहे हैं, इंटरेस्ट से कितनी इनकम आ रही है। तो इंटरेस्ट रेवेन्यू या इंटरेस्ट इनकम की अमाउंट हमें इसके लिए चाहिए होगी। पहले तो ये अमाउंट हम लिख लेंगे। इसके अलावा जैसे अकाउंट रिसीवेबल बढ़ और कम रहा था, उसी तरह इंटरेस्ट भी कम और ज़्यादा हो सकता है। इंटरेस्ट रिसीवेबल डिक्रीज होने का क्या मतलब है? इंटरेस्ट रिसीवेबल डिक्रीज होने का मतलब है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो ज़्यादा हो गया है, इंटरेस्ट रिसीवेबल कम हो रहा है। यानी जो मिलने वाला इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट हम उधार पर लेने वाला हमारा अमाउंट होती है, जो उधार पे हमने इंटरेस्ट लेना होता है, यानी कि जो किसी ने कहा होता है बाद में दे दूंगा, वो कम हो गया है। इसका मतलब है कि रिसीवेबल कम और रिसीव्ड ज़्यादा है। तो इसका अफेक्ट इसके ऊपर क्या है, इंक्रीजिंग अफेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ प्लस। और अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रिसीव्ड हम इतना नहीं कर रहे हैं जितना रिसीवेबल में जा रहा है, तो इसका इस पर डिक्रीजिंग अफेक्ट है, तो ये माइनस। इसके बाद कैश पेमेंट फॉर परचेजेस, जितनी भी परचेजिंग हमने की, जितनी भी ख़रीदारी हम करते हैं चीज़ों की, उसके लिए जो हम कैश पेमेंट देते हैं उसकी अमाउंट हमने निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? सबसे पहले जो इसमें चीज़ चाहिए हमें वो क्या है कि जब हमने पढ़ा था इन्वेंट्री के चैप्टर में कि जब हम कुछ ख़रीदते हैं, कुछ पेमेंट करते हैं, कुछ ख़रीदारी कर रहे होते हैं, उसके लिए हमने कैश पेमेंट करनी होती है। तो जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है वो ज़्यादा हमने का यूज़ होता है, उसमें हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या बताती है कि जो चीज़ें हम बेच रहे हैं वो हमने कितने में ख़रीदी थी। तो सबसे पहले जब हम परचेजेस के लिए जो कैश दिया है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए होगी सबसे पहले। ये भी यही बता रही ना कि जो चीज़ें बेच रहे हैं वो हमने कितने में ख़रीदी थी। तो हमने पहले ये चीज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट लिखी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिलेटेड है किससे? इन्वेंट्री से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो चीज़ें हम ख़रीद रहे हैं उसको हम इन्वेंट्री का नाम ले रहे हैं ऑब्वियसली। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री जो है ये इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई, यानी पहले कितनी थी अब कितनी है। अगर तो इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही है, इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, तो उसका मतलब क्या है कि हम ज़्यादा कैश पेमेंट कर रहे हैं। इन्वेंट्री इंक्रीज़ कब होगी? जब हम ज़्यादा इन्वेंट्री खरीदेंगे, ज़्यादा इन्वेंट्री करेंगे तो ज़्यादा कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसका इसके ऊपर इफेक्ट क्या है? इंक्रीजिंग इफेक्ट, ज़्यादा की बात हो रही है, तो इसलिए ये प्लस होगा। इसके ऑपोजिट जब इन्वेंट्री डिक्रीज़ होगी तो माइनस होगा। उसके अलावा अब क्योंकि कैश पेमेंट में इन्वेंट्री जो है वो हम कैश पे भी लेते हैं और अकाउंट पे भी, तो अकाउंट की भी बात जो है, अकाउंट पेबल जो इस इन्वेंट्री को ख़रीदने के लिए जो पैसे हमने देने होते हैं वो अकाउंट पेबल कहलाता है। अगर अकाउंट पेबल या तो ज़्यादा हो रहे होंगे या कम हो रहे होंगे एक कंपनी के, पहले कितने थे अब कितने, हम देखेंगे दोनों को माइनस करके पता चलेगा कि पहले कम थे अब ज़्यादा हो गए, या तो ज़्यादा हो गए या कम हो गए। अगर तो अकाउंट पेबल कम हो गए, अकाउंट पेबल जो पे करने वाले पैसे हैं वो कम हो गए, इसका मतलब है कि कैश पेमेंट कर दी है हमने। अकाउंट पेबल कम होने का मतलब है कैश पेमेंट ज़्यादा कर दी है, जब कैश पेमेंट ज़्यादा की है तभी अकाउंट पेबल कम हुए। तो इसका इस पे इफेक्ट क्या है? इंक्रीजिंग है, ज़्यादा है तो प्लस आ जाएगा, अदरवाइज माइनस आ जाएगा। उसके बाद कैश पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए जो कैश की हमने पेमेंट की, एक्सपेंसेस जो किए उनके लिए कैश पेमेंट, उसके लिए सबसे पहले तो एक्सपेंसेस की अमाउंट चाहिए। उसके बाद डेप्रिसिएशन और अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम इसमें से माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा है कि ये सिर्फ कैश की बात करती है। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस, एक्सपेंस तो है लेकिन उसमें कैश तो कहीं पेमेंट नहीं होती, तो इसलिए डेप्रिसिएशन को हम सारे एक्सपेंसेस के टोटल में से माइनस कर देते हैं। उसके बाद इंक्रीज इन रिलेटेड प्री पेमेंट्स और डिक्रीज इन रिलेटेड प्री पेमेंट। प्री पेमेंट क्या होती है? एडवांस पेमेंट जो हम करते हैं, जैसे हमने कहा प्रीपेड रेंट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, एडजस्टिंग एंट्री में हमने पढ़ा था। ऐसे एक्सपेंसेस जिनके लिए एडवांस पेमेंट की है, तो या तो एडवांस पेमेंट हम ज़्यादा कर रहे होंगे या कम कर रहे होंगे। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्री पेमेंट्स कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम कैश पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपेंसेस के लिए, तो इसलिए इसका इफेक्ट इंक्रीजिंग है, तो ये प्लस होगा, अदरवाइज माइनस होगा। ये चीज़। उसके अलावा रिलेटेड अक्रूड लाइबिलिटी, रिलेटेड लाइबिलिटी इन एक्सपेंसेस की पेमेंट के लिए जो लाइबिलिटी हमारे ऊपर थी कि पेबल थे इतने अकाउंट, इतने एक्सपेंसेस पेबल, सैलरीज पेबल, बिल्स पेबल,
ये सारी जो भी चीज़ें थी पेबल, न्यूज़पेपर का बिल पेबल, वो अगर हम पे कर दें, अगर वो जो पेबल है वो लाइबिलिटीज़ हैं वो कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही है, उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, अकाउंट पेबल, ये फॉर एग्जांपल सैलरीज पेबल लिख लें यहाँ पे, सैलरीज पेबल कम हो रहे हैं, इसका मतलब है सैलरीज पेबल कब कम होंगे, जब हम कैश में पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपेंसेस की, ज़्यादा कैश दे रहे हैं तो पेबल कम होते जा रहे हैं, तो इसका इफेक्ट इस पर क्या है, ज़्यादा इंक्रीजिंग इफेक्ट है, तो प्लस अदरवाइज माइनस। तो फॉर्मूला इस तरीके से ये बनाना है आपने। उसके बाद आखिरी, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एसेट्स। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने लिखा था कि प्लांट एसेट्स को सेल करने, जिनको सेल करें उनकी बुक वैल्यू, यानी पहले की उनकी वैल्यू कितनी थी, 44,000 थी, उनको सेल करने से गेन हुआ, यानी उनको जो सेल करने से एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला वो 31,000 मिला, तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट, प्लांट एसेट की सेल से जो टोटल पैसे मिले हैं आपको वो 75,000 मिले। कैसे, 44,000 उसकी बुक वैल्यू है, यानी वो वैल्यू जिसके ऊपर वो हमारी बैलेंस शीट में मौजूद है, लेकिन उनको सेल करने पे हमने मज़ीद गेन किया, 31,000 मज़ीद मिले हैं, तो वो हमने इसमें ऐड कर दी। अगर ये लॉस होता उनको सेल करने, यानी 31,000 नुकसान में बेचा है, तो हम 44 से 31 को माइनस कर देते, तो टोटल हमारे पास प्लांट एसेट की जो अमाउंट आती प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट वो कुछ और आ जाती। और ये किसका हिस्सा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, क्योंकि प्लांट एसेट्स की सेल और परचेज इन्वेस्टिंग में आती। ये जो हमने कैलकुलेशंस की, अब इसकी बेस पे हमने एक प्रॉब्लम करना है, प्रॉब्लम 13.5 पेज नंबर 599 पे। फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट एंड सिलेक्टेड बैलेंस शीट अकाउंट्स डेटा आर अवेलेबल फॉर 5 की स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट एंड सिलेक्टेड बैलेंस शीट अकाउंट डेटा आर अवेलेबल फॉर चाइल्ड्स प्लेन कॉर्पोरेशन एट December 31, 2001। 31 दिसंबर को ये डाटा मौजूद है, कुछ चीज़ें इनकम स्टेटमेंट से ली हैं और कुछ बैलेंस शीट से ली हैं, इनको बाद में देखेंगे कि क्या क्या मौजूद है हमारे पास। नेक्स्ट इसका देखते हैं आगे क्या है, एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दी हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या है, पार्शियल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन होगा, और डायरेक्ट मेथड वही हम यूज़ कर रहे हैं उसी से बनानी है। पार्शियल का मतलब आधी कैश फ्लो बनानी है जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन बनाना है। ब्रैकेट्स लगाएं उन अमाउंट्स के लिए जहाँ पे कैश पेमेंट हो रही है, कैलकुलेशन करें कैश फ्लो से पहले, ये कैलकुलेशन करें। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कैलकुलेट करें जिसका फार्मूला देखा, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव इसका भी फार्मूला अभी पढ़ा, ये कैलकुलेट करें। कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज इसका भी फार्मूला देखा, इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स पेड, ये सारे कैलकुलेट करके फिर हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से जो कैश रिसीव हुआ उसका फार्मूला क्या है कि कस्टमर से कैश रिसीव होने के लिए हम सबसे पहले सेल्स की अमाउंट चाहिए और फिर अकाउंट रिसीवेबल की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की अमाउंट चाहिए। तो हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे नेट सेल्स हमें दी हुई कितनी, 28,50,000, तो हम लिख लेंगे 28,50,000 सेल्स है। अब हमने देखना है अकाउंट रिसीवेबल कहाँ है और इंक्रीज़ है या डिक्रीज़। यहाँ सिलेक्टेड अकाउंट बैलेंसेज में हमें दिया है अकाउंट रिसीवेबल, ईयर ऑफ एंड और बिगनिंग, बिगनिंग का बैलेंस दिया साल के शुरू में और साल के आखिर में कितना है, तो साल के शुरू में 7,20,000 है और साल के आखिर में ये है 6,50,000। तो आपने इन दोनों अमाउंट की मदद से निकालना है कि अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़। तो बिगनिंग में से एंडिंग को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा इंक्रीज़ है या डिक्रीज़। साल के शुरू में बिगनिंग में कितना था, 7,20,000 माइनस एंडिंग कितना है, 6,50,000। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 70,000, आंसर आ रहा है प्लस में, यानी कि पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तो अकाउंट रिसीवेबल क्या हुए, 70,000 से डिक्रीज़ हो गए, अकाउंट रिसीवेबल कम हो गए। तो जब डिक्रीज़ होते हैं तो हम उसको प्लस करते हैं, तो 70,000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर इंक्रीज़ होता तो हम माइनस करते, क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे। तो ये प्लस होकर टोटल अमाउंट कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की आएगी 29,20,000। कैसे हमने किया, बिगनिंग अमाउंट माइनस एंडिंग। तो साल के शुरू में बगैर कैलकुलेशन के भी आप देख लें कि पहले 7,20,000 थी अब 6,50,000 हो गई, तो ऑब्वियसली कम हो गई, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ हो गए। तो फार्मूला कहते हैं कि जब डिक्रीज़ होगा तो हम प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ होने का मतलब है कि कैश रिसीव्ड ज़्यादा हो रहा है, रिसीवेबल कम हो गया, रिसीव्ड ज़्यादा हुआ है, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये प्लस होगा। तो जो इफेक्ट होता है हम वो साइन लगाते हैं, ज़्यादा मतलब प्लस, कम मतलब माइनस, तो प्लस हमने लगा के ये अमाउंट निकाल ली। दूसरा हमने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड का फार्मूला क्या है कि इंटरेस्ट रेवेन्यू या इंटरेस्ट इनकम की अमाउंट होनी चाहिए, इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल इंक्रीज या डिक्रीज की अमाउंट होनी चाहिए। तो ये हमने लिखना है सबसे पहले। फिर डिविडेंड भी इसी तरह किसे करेंगे, इंटरेस्ट रेवेन्यू पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ है, तो डिविडेंड इनकम है और इंटरेस्ट इनकम ये रहा। इंटरेस्ट इनकम है 70,000, तो पहले हमने लिखा
70,000 इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। फिर हमने लिखना है इंटरेस्ट रिसीवेबल इंक्रीज है या डिक्रीज, ये कैलकुलेट करना है। तो यहीं नीचे हमने अकाउंट रिसीवेबल के नीचे लिखा है अक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल। इसका और बिगनिंग और एंडिंग बैलेंस मौजूद है। सबसे पहले साल के शुरू में 6,000 है, साल के शुरू में 6,000 है और आखिर में 9,000 है। 6,000 में से 9,000 माइनस करें तो 3,000 माइनस में आंसर आ रहा है। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि डिक्रीज़ हो गया है। तो जब डिक्रीज़ होता है तो हम उसको प्लस करते हैं। तो 3,000 को हम 6,000 माइनस 9,000 तो डिक्रीज़ हो गया, 6 से इंक्रीज़ हो गया। पहले 6 था, अब 9 आ गया, इंक्रीज़ हो गया है। माइनस में आंसर आ गया, इसका मतलब इंक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीज़ को हम माइनस करते हैं, तो हमने माइनस कर दिया 3,000 को, यानी जो आंसर आएगा प्लस आएगा। अगर आप फार्मूला प्लस माइनस फिर भी नहीं याद कर पा रहे तो आप इस तरह कर लें कि बिगनिंग में से एंडिंग माइनस करने के बाद अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो हम माइनस करेंगे, अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस में करेंगे। सिंपल ये, उसी के हिसाब से फिर फॉर्मूले में साइन लगा लें। तो हमने देखा था कि शुरू में जो है अकाउंट रिसीवेबल वो 6 है, अब 9 हो गए। तो 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो 3,000 माइनस में आएगा, तो हमने 3,000 यहाँ पे माइनस करना है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हो गए, इंक्रीज़ होते हैं तो माइनस होते हैं, माइनस कर दिया। इसके अलावा ये तो हमें कहा था इंटरेस्ट तो हमने निकाले। दूसरा डिविडेंड रिसीव्ड भी निकालना है। तो डिविडेंड इनकम यहाँ पे हमें कितनी दी हुई थी ये क्वेश्चन में, 1,04,000, और डिविडेंड की इस तरह इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कोई अमाउंट नहीं दी हुई है, तो डिविडेंड की टोटल यही अमाउंट इसमें प्लस कर देंगे 1,04,000। तो टोटल आ गया इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। अगर डिविडेंड रिसीवेबल भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रहा होता तो हम वो भी यहाँ पे इसी तरह कैलकुलेट करते, जैसे इंटरेस्ट की नहीं था तो हमने सिंपल उसको ऐड करके ये अमाउंट निकाल ली। नंबर 3, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। अब हमने निकालना है कि सप्लायर्स और एम्प्लॉयज़ को कितना कैश पे किया। उसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस डिक्रीज इन अकाउंट पेबल और माइनस इंक्रीज इन अकाउंट पेबल। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, क्वेश्चन पे आएंगे। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दिए $15,50,000, इसको हमने लिख लिया $15,50,000। अब हमने देखना है इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़, तो हम इस डाटा में जाएंगे, इन्वेंट्रीज़, ये है इन्वेंट्री। बिगनिंग साल के शुरू में कितनी थी, 7,65,000 माइनस अब कितनी है 8 लाख। पता चल रहा है हमें कि क्या है, इंक्रीज़ है, किस अमाउंट से, 35,000 से। तो माइनस में आंसर आ रहा है किधर है इन्वेंट्री, 7,65,000 और 8 लाख इंक्रीज़ हो गई है। तो जब इंक्रीज़ होती है इन्वेंट्री ये, तो हम उसको प्लस करते हैं, तो हम 35,000 को प्लस कर लेंगे। उसके बाद अकाउंट पेबल इंक्रीज़ है या डिक्रीज़, ये हमने देखना है। अकाउंट पेबल ये लिखा हुआ है अकाउंट पेबल मर्चेंडाइज सप्लाईज, यानी कि इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को कहते हैं। इन्वेंट्री से रिलेटेड अकाउंट पेबल पहले कितने थे, बिगनिंग 5,62,000 माइनस एंडिंग कितने हैं 5,70,000। तो आंसर आ रहा है 8,000। तो ये पहले 5,62 थे, अब 5,70 हो गए, इंक्रीज़ हो गए। तो जब इंक्रीज़ होती है अकाउंट पेबल तो उसे हम माइनस करते हैं, तो ये 8,000 हमने माइनस कर दिया। कैलकुलेशन की तो टोटल कैश पेड टू सप्लायर्स हमारे पास आया 15,77,000। ये तो कैश पेड टू सप्लायर्स था। अब कैश पेड टू एम्प्लॉयज़ हमें निकालना है। एम्प्लॉयज़ यानी कि एक्सपेंसेस के लिए जो कैश पेमेंट की, उसका फार्मूला क्या, एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस इंक्रीज इन प्री पेमेंट माइनस डिक्रीज, और इंक्रीज इन अक्रूड लाइबिलिटी माइनस करेंगे और डिक्रीज को प्लस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट हमें चाहिए। एक्सपेंसेस की अमाउंट ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये अमाउंट है 9,80,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हमने लिखा 9,80,000। माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन और दूसरे नॉन कैश एक्सपेंसेस को। क्वेश्चन में देखते हैं डेप्रिसिएशन, इस पूरे में डेप्रिसिएशन कहीं नहीं है, अदर डाटा इसके नीचे है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें दिया है डिविडेंड रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस, ऑल अदर इनकम स्टेटमेंट अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। ये बात लिखिए कि डिविडेंड कैश बेसिस पे, बाकी सब अक्रूअल बेसिस पे, जो सिस्टम है अकाउंटिंग के। नंबर 2 है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1,15,000। ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी 1,15,000, तो इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे। 9,80,000 एक्सपेंसेस थे माइनस 1,15,000 डेप्रिसिएशन माइनस की। अब रिलेटेड प्री पेमेंट यानी एक्सपेंसेस से रिलेटेड प्री पेमेंट देखना है इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। यहाँ पे आते हैं शॉर्ट टर्म प्री पेमेंट, ये लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म प्री पेमेंट। इसकी बिगनिंग अमाउंट कितनी है 15,000 और अब कितनी है 20,000। 15,000 में से 20,000 माइनस करें तो 5,000, यानी कि ये प्री पेमेंट जो है क्या हुई है 5,000 से इंक्रीज़ हुई है। तो जब इंक्रीज़ होती है तो हम उसको प्लस करते हैं, तो हमने 5,000 प्लस कर दिए यहाँ पे। उसके बाद रिलेटेड अक्रूड लाइबिलिटीज़, जो
एक्सपेंसेस से रिलेटेड लाइबिलिटी है वो देखना है इंक्रीज है या डिक्रीज। तो अक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेबल ये है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से रिलेटेड लाइबिलिटी पेबल। पहले कितने थे 94,000, अब ये कम होके 65 हो गए, डिक्रीज हुए 29,000 से। तो जब डिक्रीज होते हैं तो हम उसको प्लस करते हैं, तो 29,000 को हमने प्लस कर दिया। टोटल हमारे पास एक्सपेंसेस के लिए कैश पे किया 8,99,000 आ गया। हमने कैलकुलेट करना था कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। सप्लायर्स को कितना पे किया 1577,000 और एम्प्लॉयज़ को दिया इतना, दोनों को टोटल कर लेंगे तो कैश पेड टू सप्लायर्स और एम्प्लॉयज़ आ जाएगा $24,76,000। ये हमने निकाल लिया। नंबर 4 निकालना है हमने इंटरेस्ट पेड, और नंबर 5 इनकम टैक्स पेड निकालना है। इंटरेस्ट जो पे किया उसके लिए हमें चाहिए इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट, और साथ ही हमने फार्मूला इसका क्या है कि इंक्रीज इन इंटरेस्ट पेबल होगा तो माइनस होगा और डिक्रीज होगा तो प्लस होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट सबसे पहले क्वेश्चन में, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सपेंसेस के पोर्शन में 1,85,000 आ गया, ठीक है ये लिख लेंगे। अब इंटरेस्ट से रिलेटेड लाइबिलिटी ये है अक्रूड इंटरेस्ट पेबल सेकेंड लास्ट, पहले 12,000 थी अब कितनी है 21,000, इंक्रीज हो गई है, किस अमाउंट से हुई है 12,000 माइनस 21,000, 9,000 से इंक्रीज हो गई है। तो इंक्रीज हो गई है तो हमने उस 9,000 को माइनस कर देना है। क्यों माइनस हो रहा है कि पेबल इंक्रीज होने का मतलब है कि पेबल इंक्रीज होने का मतलब है कि पेड ज़्यादा हो गए, पेड कम हो गया है। पेबल बढ़ गया है इसका मतलब पे कम कर रहे हैं, तो पेबल बढ़ गया है इसकी वजह से पेड कम हो रहा है। अफेक्ट क्या है डिक्रीजिंग, कम है तो कम के लिए माइनस यूज़ होता है तो हम इसको माइनस करेंगे। यानी पेबल ज़्यादा हो रहा है पेड कम हो रहा है, तो पेबल ज़्यादा होने का मतलब ये है कि पे कम कर रहे हैं, पेबल पे ज़्यादा डाल रहे हैं तो इसलिए माइनस कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट पेड आ गया। इसी तरह इनकम टैक्स पेड, उसके लिए इनकम टैक्स की अमाउंट चाहिए और इनकम टैक्स की लाइबिलिटी अगर है तो उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है। इनकम टैक्स का अमाउंट यहीं पे एक्सपेंसेस में इनकम टैक्स 1,10,000 ये, और इनकम टैक्स अक्रूड इनकम टैक्स पेबल ये इसकी अमाउंट पहले 35,000 थी, पहले 35,000 थी अब कम होके 22,000 रह गई है, यानी $13,000 से कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो जब डिक्रीज होती है तो हम इसको प्लस करते हैं, तो 13,000 हम प्लस कर रहे हैं। क्यों प्लस करते हैं, पेबल डिक्रीज होने का मतलब है कि पेड ज़्यादा हो गए, पेबल कम पेड ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग ज़्यादा इफेक्ट है तो प्लस। तो अमाउंट टोटल इनकम टैक्स की आ गई 1,23,000। तो इंटरेस्ट इनकम टैक्स और जितने एक्सपेंसेस हैं उनके कैलकुलेशन यानी फार्मूला तकरीबन सेम ही है, सिर्फ इंटरेस्ट की जगह इनकम टैक्स आ गया, बाकी फार्मूला वही है। तो ये 5 चीज़ें कैलकुलेट करने को हमें क्वेश्चन में कही थी, ये पाँचों हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन, जिसमें ये पाँचों चीज़ें हमने डालनी और बाकी जो क्वेश्चन में है वो डालना है। कंपनी का नाम पार्शियल कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो पार्शियल लिखा सिर्फ क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन है। हमने हेडिंग दी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले नंबर 1 जो हमने कैलकुलेट किया इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स ये लिखा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड नंबर 2 में जो कैलकुलेट किया था, टोटल यही दोनों की वजह से इनफ्लो है तो हमने इसका टोटल निकाल लिया। फिर नंबर 3 कैश पेड जो किया आउटफ्लो आ गया, फिर इंटरेस्ट नंबर 4 में पे किया, नंबर 5 में इनकम टैक्स पे किया, और इसके अलावा और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। 5 चीज़ें थी, 5 हमने कैलकुलेट कर ली, इसका टोटल निकाला। अब हमने नेट कैश फ्लो निकालना है तो 30,91,000 में से माइनस कर देंगे 27,75,000 तो $3,16,000 आ जाएगा नेट कैश फ्लो या नेट कैश इंक्रीज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। होमवर्क है एक्सरसाइज 13.7 पेज नंबर 594 पे, जहाँ पे एक कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनानी है। तो ये आपका होमवर्क है और ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया। ये डायरेक्ट मेथड है जो हमने कैश फ्लो का स्टडी